अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। तो दोस्तों, ये आज का हमारा CS 201 का फर्स्ट लेक्चर है। ये बेसिकली यूट्यूब के कोई फ्री लेक्चर्स नहीं है, ये बेसिकली पेड लेक्चर्स हैं जो कि मैं गूगल मीट के ऊपर जो अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ। तो ये मैंने कुछ लेक्चर्स हैं अब आप लोगों के लिए अपलोड करने हैं। 1 से 2 लेक्चर मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा हर बुक के, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि जो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलते हैं उनके दरमियान और हमारे जो सेशंस होते हैं उनके लेक्चर्स के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हम जो लेक्चर्स हैं वो 1 घंटे के अंदर कवर करते हैं एक लेक्चर, और उसके अंदर हम कितनी डिटेल के साथ बात करते हैं ये सारा आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। और देन इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि हम लोग किस तरह पढ़ाते हैं। आपको सारा जो है ना A to Z पता लग जाएगा कि हम किस तरह बच्चे को डील करते हैं। फिर अगर आपका दिल करे कि आप हमें ज्वाइन करें तब आप हमें ज्वाइन करें, अदरवाइज आपके ऊपर ये नहीं है कि आप हमें लाजमी ज्वाइन करें। आप लोगों को अगर यूट्यूब से समझ आ रहा है, आप यूट्यूब से प्रॉपर स्किल अगर गेन कर सकते हैं, सो आप वहीं पे रहें। और अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मेरा यहाँ पे ना तो स्किल्स कवर हो रही हैं ना मेरा विजुअल एलिमेंट चीज़ें कवर हो रही हैं, सो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और आप मुझे बड़ी अफोर्डेबल सी फी होती है हमारी पर मंथ, तो आप हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह हम आपको LMS के अकॉर्डिंग ही जो है डेली रूटीन के ऊपर सिलेबस पढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट, क्विज, GDB इनमें भी आपकी हेल्प करेंगे, और आपको इंशाल्लाह एनुअल पेपर के लिए भी तैयार करेंगे। ना सिर्फ आपकी एनुअल पेपर के लिए तैयारी होगी, बल्कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो हम आपको इस तरह से ट्रेन करेंगे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह खुद बनाएंगे, क्योंकि हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे। हम सिर्फ आपको हैंडआउट्स नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, ताकि आप उनको A to Z जब कंसेप्ट मिल जाए, और जब बंदे के पास कंसेप्ट हो तो बंदा कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि मेरा नाम ज़ीशान अली है और मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से BSSC की डिग्री हासिल की हुई है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा, वैल्यू एंड स्कोप ऑफ द वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो इसको जाके एक बार लाजमी देख लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो कि VU के अंदर आते हैं उनको ये डाउट होता है कि क्या हमारी डिग्री की कोई वैल्यू होगी, क्या हमारे पास जो स्किल्स हैं उनकी कोई वैल्यू होगी। तो मैंने सारा यहाँ पे आपको गाइड कर दिया, सो आप इसको जाके लाजमी वॉच कर लें। मैटर नहीं करता आप VU से ही हैं, आप IUB से हैं, आप GC से हैं, आप एग्रीकल्चर से हैं, आप दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप काइंडली इस वीडियो को एक बार लाजमी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सो अभी हम बात करने वाले हैं CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के लेक्चर की। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फर्स्ट लेक्चर को आज कवर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने हैंडआउट्स ओपन कर लिए हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक टाइटल दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201। देखिए, एक बात मेरी हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी बुक को पढ़ें उसका हमेशा जो टाइटल है उसको लाजमी पढ़ें। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी, तो हमने CS 101 के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के। हम वहाँ पे इंट्रोडक्शन देख रहे थे, थोड़ा सा कंप्यूटर के अबाउट, कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें यूज होनी थी हम उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे थे। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इंट्रोडक्शन है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमारे पास एक कोड दिया गया है CS 201। ठीक है, जो हमारा बुक कोड होता है, आप लोगों को इसका तो पता ही होगा। सो अभी अगर मैं यहाँ पे बच्चे नीचे स्क्रॉल करूँ तो मैं डायरेक्टली लेक्चर नंबर 1 के ऊपर आ जाता हूँ, जहाँ पे मेरे पास उन्होंने सिर्फ समरी दी हुई है। ठीक है, और समरी के बाद उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो बताया गया है कि भाई हम यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन दी गई है हमें। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह दी गई हैं, बट यहाँ पे कहीं भी नहीं बताया गया कि ये प्रोग्रामिंग एक्चुअली होता क्या है और इसमें हम कौन सी प्रोग्रामिंग जो है वो कवर करेंगे, या इसका यूज करने का मकसद क्या है। देखिए, आपको पता है इंसान कोई भी काम जो वो बगैर मकसद के नहीं करता। इंसान ने अगर कंप्यूटर बनाया तो उसका कुछ उसके पीछे भी मकसद था। ठीक है, हत्ता कि अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया तो उसका भी एक मकसद है कि वो अल्लाह की इबादत करें। ठीक है, इसी तरह अब जो इंसान है, इंसान जो भी चीज़ बनाता है उसका कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, अब जितनी भी चीज़ें जो है वो ईजाद की हैं साइंसदानों ने, उनका कोई ना कोई मकसद है, कोई भी चीज़ फजूल नहीं है। हर चीज़ के पीछे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाद एक चीज़ जो है वो बनाई है। तो बिल्कुल इसी तरह ये आपकी जो प्रोग्रामिंग है इसका भी एक मकसद है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बताया गया। ना तो ये बताया गया कि ये प्रोग्रामिंग होती क्या है, ना ये बताया गया ये यूज़ कहाँ पे होती है, ना ये बताया गया ये क्यों बनाई गई थी। तो व्हाटएवर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे कंप्रेस कर दी गई हैं। तो बच्चे, अगर आप इन शॉर्ट यूट्यूब से लेक्चर लेंगे तो वहाँ पे वो कोई तो ये चीज़ें नहीं ना बताएगा कि ये कहाँ बनाई गई, क्यों बनाई गई, उसकी रीज़न क्या थी, अब इसे कहाँ यूज़ किया जाता है या अब इसे क्यों यूज़ किया जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाएंगे, जब आप यूनी कंप्लीट कर लेंगे, तो जाहिर है आपने किसी ना किसी फील्ड के अंदर जाना है, वहाँ पे आपने जॉब करनी है। सो आप जॉब तभी करोगे जब आपने ये चीज़ें प्रैक्टिकली खुद करके देखी होंगी। जब आपको पता ही नहीं ये चीज़ आई कहाँ से है, क्यों बनाई गई है, सो आप वहाँ पे जाके क्या प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, और ना ही फिर आपका प्रोजेक्ट बनेगा। अगर प्रोजेक्ट आप किसी से बनवा भी लेते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पल्ले तो फिर कुछ भी नहीं है ना। आपको तो फिर वही का वही, आप जहाँ पे थे आप वहीं पे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बेसिकली वैल्यू स्किल्स की होती है, डिग्री की नहीं होती। आपने स्किल्स गेन करनी है, चाहे कहीं से भी गेन करें, और स्किल्स वो गेन करें जो मार्केट के अंदर टॉप रैंकिंग पे हो,
जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड भी हो, ठीक है। अब ऐसी स्किल्स नहीं सीखनी जिसकी डिमांड ही नहीं है, वो स्किल्स सीखो जिसकी डिमांड है, ठीक है। सो बैक करता हूँ अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो बेसिकली बच्चे प्रोग्रामिंग जो होती है ये लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे आप लोगों की लैंग्वेजेस होती हैं इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची। इसी तरह प्रोग्रामिंग की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। अभी लैंग्वेजेस जो हैं, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनकी अलग अलग खसूसियात हैं जिनकी बना पे हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हम कहाँ यूज़ करते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। इनको बेसिकली हम यूज़ करते हैं बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, विंडोज़ बनाने के अंदर, हम इस तरह के कामों के अंदर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके फीचर्स की, कि हम लोग अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग अलग जो है ना कैटेगराइज करते हैं, उस हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है या एक एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर मुझे परफॉर्मेंस स्पीड जो है उसकी बहुत अच्छी चाहिए, आपने देखा होगा कुछ सॉफ्टवेयर चलते हैं तो बहुत स्मूथली रन हो रहे होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि लैग कर रहे होते हैं, बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे होते हैं। अब उसके अंदर रीजन क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस स्पीड जो है थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर थोड़े हैवी टाइप के होते हैं। लाइक अब आप लेटेस्ट अगर देखें तो पबजी जो है, उसके बाद आपकी GTA 5 जो है, ये बेसिकली ऐसे गेम्स हैं जो कि C++ के अंदर बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो भी काम जो आपने स्मूथली रन करवाना हो, ठीक है, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, C++ का यूज करते हैं, क्योंकि C++ की जो परफॉर्मेंस स्पीड है बच्चे वो बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन। इनसे क्या है, C++ की स्पीड जो है बहुत ज्यादा अच्छी है। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे C++ का यूज करते हैं जहाँ पे हमें अच्छी परफॉर्मेंस स्पीड चाहिए होती है, ओके। सो अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम इस बुक के अंदर जो लैंग्वेज कवर करने वाले हैं वो है C++। अभी इससे पहले बच्चे C भी आई थी, C के बाद बनाई गई C++, और C++ के बाद बनाई गई C शार्प, जो कि आजकल लेटेस्ट चल रही है वो है C शार्प, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हर लैंग्वेज को बनाने का मकसद था, तो इनको भी अपडेट करने का एक मकसद था। ये बेसिकली जो C से C++ निकला है, ये बेसिकली इसका अपडेट है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार फलां वर्जन आया था, उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी, उसके अंदर कुछ बग्स थे, उसके अंदर कुछ एरर थे, तो इन्होंने क्या किया, जब पहली लैंग्वेज बनाई थी, C बनाई थी, उसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी, लाइक उसके अंदर कुछ फीचर्स कम थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन फीचर्स को एक नई लैंग्वेज के अंदर डाला, उसको नाम दे दिया C++ का, ठीक है। फिर अब लेटेस्ट जो, क्योंकि जाहिर है दौर जब भी बदलता है, मतलब जब भी साल अपडेट होता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ नई चीजें आती हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। लाइक पहले हमारे पास कीपैड मोबाइल था, फिर वक्त के साथ फिर क्या हुआ, नई नई इन्वेंशन हुई और हमने क्या बना लिया, एंड्रॉइड मोबाइल बना लिया, ठीक है। अभी इसी तरह बिल्कुल प्रोग्रामिंग के अंदर भी अपडेट्स हुई, और C++ के बाद इन्होंने बनाया फाइनली C शार्प, ठीक है। अभी C शार्प के अंदर वो लिमिटेशंस कवर की गई हैं जो कि C++ के अंदर थी, ठीक है। यानी कि जब भी एक वर्जन से दूसरा वर्जन क्रिएट किया जाता है, तो पिछले वर्जन की जो कह लें कि लिमिटेशंस होती हैं उनको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, और फाइनली एक वर्जन नया लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे प्रोग्रामिंग की। अभी आप लोगों को इतना समझ आएगा कि इसका क्यों यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। सो अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये यहाँ पे इसने जो डेफिनेशन लिखी है इसका मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली देखने जाएं तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है प्रोग्राम इज अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये प्रिसाइज सीक्वेंस क्या है, उसके बाद ये स्टेप्स क्या है, उसके बाद ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम अब कौन सी बुलाएं भाई, अब आपको इसकी फिर समझ नहीं आ रही होगी। और यहाँ पे तो ये उन्होंने वही लिखा हुआ है। बेसिकली पहले ही आपने बात ये याद रखनी है कि देखें, जैसे आपके मैथ के अंदर क्वेश्चंस होते हैं तो हम कहते हैं यार अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस के क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह बच्चे जो आपकी प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर भी क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम और S स्टैंड फॉर स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉइंटर से काम नहीं कर रहा, सो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो P स्टैंड फॉर प्रॉब्लम और S स्टैंड फॉर स्टेटमेंट। देखें, प्रोग्रामिंग के अंदर जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम क्या देंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब हमें जैसे मैथ के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूलाज लगाते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर जो बच्चे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, उसको हम एक जो है ना एल्गोरिथम फॉलो करके, ठीक है, एक सीक्वेंस बना के उसको देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको सारा आगे जाकर समझा देता हूँ इसी चीज लेक्चर के अंदर कि किस तरह हम जो है हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं कोई छोटी सी एग्जांपल दे दूं अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। जैसे मैं एक कस्टमर हूं, ठीक है। अब जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामिंग हम किस लिए यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। तो मैं इसी की जुबान में ले लेता हूँ। जैसे फर्ज करें आप एक प्रोग्रामर हैं और मैं एक यूजर हूँ, ठीक है, या मैं एक आपका कस्टमर हूँ, ठीक है। अब मैं आपके पास आया हूँ, मैंने कहा यार मुझे सर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है। सो मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि सर मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए,
इतने बंदे इस सॉफ्टवेयर एट अ टाइम यूज करेंगे तो आपने इसको इस हिसाब से बनाना है कि इसमें कोई भी लैक ना हो। जाहिर है अब एक सॉफ्टवेयर वो एक बंदा यूज कर रहा है तो शायद लैक ना हो रहा हो, लेकिन जब वही सॉफ्टवेयर एट अ टाइम 50 से 60 बंदे यूज कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि उसके लैक हो जाए वो, ठीक है, थोड़ा सा स्लो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को मद्देनजर रख के बनाएंगे। फिर मैं क्योंकि क्लाइंट हूँ तो मैं और भी बहुत सी कंडीशन रखूंगा कि यार इसका इंटरफेस इस तरह सा हो, ये इस तरह सादा हो, या इसके अंदर ये चीजें हों, या ये ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मतलब ये नेट के ऊपर काम करे या ये नेट के बगैर भी काम करे। तो ये सारी चीजें जो है मैं उसको रिक्वायरमेंट्स अपनी बता दूंगा। अब जो प्रोग्रामर है जो कि आप हैं, आप क्या करेंगे, मेरी कंडीशंस को नोट कर लेंगे, मेरी रिक्वायरमेंट्स को नोट कर लेंगे। अब मेरी रिक्वायरमेंट्स को देखकर आपने जो एक चीज डेवलप करनी है वो आपके लिए क्या है, वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आपके लिए। आपने क्या करना है, मेरी जो चीजें हैं, जो मेरी कंडीशंस हैं, आपने वो देख लेनी है, वो सुन लेनी है। सुनने के बाद आपने क्या कर लेना है, आपने एक पेज के ऊपर स्टेप्स बना लेने कि मैं पहले स्टेप के अंदर ये काम करूंगा, दूसरे स्टेप के अंदर ये काम करूंगा, तीसरे स्टेप के अंदर मैं ये काम करूंगा, चौथे स्टेप के अंदर मैं ये काम करूंगा। और जब आप इस तरह स्टेप बनाएंगे, स्टेप बनाने के बाद जब उनको वन बाय वन आप फॉलो करेंगे तो आप एट द एंड जब आपने सारे स्टेप्स को फॉलो कर लिया होगा तो आप एक फाइनली एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर चुके होंगे। अब तो ये हो गई थोड़ी सी कंप्यूटर रेलेवेंट एग्जांपल। अब मैं थोड़ा सा आपको लाइफ से एग्जांपल दे देता हूँ, सिंपल लाइफ से, क्योंकि इंसान को सिंपल लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं वो ज्यादा अच्छी लगती हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं। लाइक मेरे पास एक टास्क है, यानी कि मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मैंने एक चाय बनानी है, ठीक है। अभी आप लोगों में से सबके घर चाय तो बनती होगी। सो अब हमने क्या करना है, अब एक चाय बनानी है, हमारे पास एक टास्क है चाय बनाने का। सो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने करना कुछ यूं है कि हमने चाय बनाने के लिए पहले देख लेना है कि इसके लिए कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं हमारे पास। लाइक चाय बनाने के लिए मुझे एक बर्तन चाहिए होगा, दूध चाहिए होगा, पत्ती चाहिए होगी, चीनी चाहिए होगी, ठीक है, और उसके बाद एट द एंड मुझे कप भी चाहिए होगा जहां पे रख के मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। तो ये मैंने क्या कर ली, चीजें अलग कर ली जो कि मुझे चाहिए थी इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, ठीक है। और अब मैंने क्या करना है, इन्हीं चीजों को मैंने स्टेप्स के अंदर अरेंज कर लेना है। लाइक मैंने कह दिया कि पहले स्टेप के अंदर मुझे बर्तन चाहिए, दूसरे स्टेप के अंदर मुझे दूध चाहिए, तीसरे स्टेप के अंदर मुझे उस दूध के अंदर पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, चौथे स्टेप के अंदर फर्ज कर ले मैंने चीनी डालनी है, पांचवें स्टेप के अंदर मैंने क्या करना है, उसको चूल्हे पे रख के मैंने उसको उबाल दिलवाना है, ठीक है। फिर एट द एंड जब मैंने पांचों स्टेप पूरे कर लिए और छठे स्टेप के अंदर मैंने क्या करना है, चाय जो है वो बर्तन से निकाल के कप के अंदर डाल के उसको प्रेजेंट कर देनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इस प्रॉब्लम को इस टाइम जो है वो सॉल्व करनी है। जब हम सारे स्टेप जो है फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना प्रॉब्लम जो है हमारे पास जो है वो सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो रिक्वायर्ड होंगी एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं चीजों को जो है हम स्टेप्स के अंदर अरेंज कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन स्टेप्स को हम वन बाय वन फॉलो करते जाते हैं। लाइक देखें, मैंने बनाया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, यहाँ पे मेरा पॉइंटर थोड़ा सही काम नहीं कर रहा, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, 2 को 2, ठीक है, उसके बाद 3। तो मैंने इस तरह क्या कर लिया, स्टेप्स बना लिए। अभी इन स्टेप्स को क्या करूंगा, मैं वन बाय वन फॉलो करूंगा। अब यहाँ पे एक चीज आपने ये नोट करनी थी, स्टेप्स, एक आपने ये चीज नोट करनी थी पार्टिकुलर प्रॉब्लम, एक आपने ये चीज नोट करनी थी प्रीसाइज सीक्वेंस। ये 3 चीजें आपने नोट करनी है इस डेफिनेशन के अंदर। पहली चीज हमने क्या देखी, हमने जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करनी है हमने पहले देख लेनी है उसकी चीजें कि हमारी कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होंगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमने क्या करना है, उनको इस तरह जब लिख लेना है, ठीक है, इस तरह रफली लिख लेना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट कर लें मेरे पास 5 चीजें। फिर हमने क्या करना है, इन्हीं चीजों को अरेंज कर लेना है इस तरह, ठीक है। हमने स्टेप्स के अंदर अरेंज कर लेना है, यही चीज थी, हमें स्टेप्स हमने अरेंज कर लिए, ठीक है। तो मतलब बर्तन ले लिया, बर्तन हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप के अंदर हमने दूध डालना था तो ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरे स्टेप के अंदर हमने पत्ती डालनी थी तो तीसरा स्टेप हो गया। चौथे स्टेप के अंदर हमने चीनी डालनी थी तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। पांचवें के अंदर हमने अगर चूल्हा जला के उसके ऊपर बर्तन को रखना था, ठीक है, तो ये हमारे पास 5वां स्टेप हो गया। तो ये हमने क्या कर लिया, स्टेप्स बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे आए इस पॉइंट के ऊपर प्रीसाइज सीक्वेंस। प्रीसाइज सीक्वेंस का मतलब क्या है कि जिस हिसाब से आपने ये स्टेप बनाए हैं, जैसे मैंने कहा कि पहले स्टेप के अंदर मैंने ये काम करना है, दूसरे स्टेप के अंदर मैंने ये काम करना है, तो प्रीसाइज सीक्वेंस का मतलब यह है कि आप इन स्टेप को एक सीक्वेंस के साथ सॉल्व करो। लाइक आप पहले इसको सॉल्व करो, पहले फिर आप इसको सॉल्व करो, फिर आप इसको सॉल्व करो, ना कि आप ये काम करना शुरू कर दो कि आप पहले इसको सॉल्व कर दो फिर आप इसके सॉल्व कर दो तो डायरेक्टली। तो ये एक सीक्वेंस नहीं होती। सीक्वेंस तो यही होती है ना कि पहले आप पहला स्टेप सॉल्व करें, फिर आप दूसरा करें, फिर तीसरा करें, फिर चौथा करें और फिर 5वां करें। तो वही चीज कह रहा है कि आप एक सीक्वेंस के साथ स्टेप को सॉल्व करें। तो ये आपके पास बेसिकली प्रोग्रामिंग होती है कि पहले हमने देख लेना है कि जो चीज हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास कौन सी चीजें रिक्वायर होती हैं। फिर हमने क्या करना है, उन चीजों के स्टेप्स बना लेने, अरेंजमेंट कर लेनी है। फिर वन बाय वन हमने उन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और एट द एंड हम एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर लेंगे या हमारी जो पार्टिकुलर स्टेटमेंट है हम उसको
सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास सिंपल वर्ड्स के अंदर प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन होती है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं व्हाई प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट। सो देखें, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और उसके बाद क्रिएटिव सिंथेसिस। देखें यहाँ पे हमारे पास आता है क्रिटिकल रीडिंग। देखें ये सारे का सारा टॉपिक्स है ना, ये उसी डेफिनेशन के इर्द गिर्द घूमता रहता है प्रोग्रामिंग की। तो इस वजह से मैं आपको वही डेफिनेशन इसलिए इतने अच्छे से करवा के हूँ ताकि आपके आगे वाले कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। क्रिटिकल रीडिंग बच्चे देखें, हमारे पास मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, जब हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये क्रिटिकल रीडिंग होगी। लाइक मैं एक दर्जी के पास गया हूँ, मैंने इसको कहा यार ये सूट सिलाई कर दो, इसकी ये विड्थ हाइट है और इसके ये जो है ना वो नाप है, तो आपने इसको जो है सिलाई कर देना है, इसके ऊपर जो है ना आप कॉलर के ऊपर कढ़ाई कर दें, तो मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। अब दर्जी जब भाई फोन पे लगा और वो मेरी बात ना सुने और जब मैं 2 दिन बाद आऊँ कर दें तो दर्जी साहब मुझे सादा सूट सिलाई करके दे दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो मेरी बात ही नहीं सुनी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, जो मैं कहना चाह रहा था उसको उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी ना होगी, जिसकी वजह से मैं उसके ऊपर क्लेम करूंगा कि भाई जो चीज़ मैंने वो कहा था आपने वो तो बनाई नहीं, मैं आपको पैसे क्यों दूं। अब ये चीज़ आपने यहाँ से थोड़ी सी समझनी है कि क्रिटिकल रीडिंग का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर आपके पास आए काम करवाने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप ध्यान से सुने, जो आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है आप उसको ध्यान से सुने। लाइक मेरे लिए रिक्वायरमेंट्स जो थी मेरी, मैंने आपको बताया था वो उसके लिए क्या होंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट होंगी जिसको उसने सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो वो क्या करेगा, इसको पहले ध्यान से पढ़ेगा। एक प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, जो आपका कस्टमर है आपने उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एनालिटिकल थिंकिंग करनी है। अब जैसे मैंने कहा कि यार ये 50 बंदे यूज करेंगे, आप देखेंगे कि यार मैं कौन सी ऐसी चीज यूज करूं कि इसको 50 बंदे बिल्कुल स्मूथली यूज कर रहे हो, ये विदाउट इंटरनेट जब वो यूज हो जाए। कि कुछ हमने इस तरह से चीजें इंप्लीमेंट करनी होती हैं कोडिंग की फॉर्म में कि हमारे पास कोई भी चीज जो है वो लंबे अरसे के लिए चले। लाइक इसके अंदर जो चीजें हैं ना, लैंग्वेजेस के अंदर अपडेट होती रहती है। लाइक आपने अगर सुना हो तो हेडर फाइल जो थी पहले iostream.h थी, अब क्या है iostream है। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें जो वो चेंज होती रहती हैं। तो एक वेबसाइट है इनकी, मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा भी, तो वहां पे बता दी जाता है कि ये चीज इतने साल में अपडेट होने वाली है। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस चीज को देख लेते हैं, फिर हम उसी हिसाब से कोडिंग को जब इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद क्रिएटिव सिंथेसिस। अब क्रिएटिव सिंथेसिस से थोड़ा इसके साथ मिलता है कि आपने जब सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपने बिल्कुल क्रिएटिव माइंड रख के बनाना है। आपने उसके अंदर जो चीजें उसने कही थी आपने वो तो डालनी ही डालनी है, उसके अलावा आपने कुछ ऐसी अट्रैक्शन टाइप चीजें जनरेट करनी है कि आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर एक तो लंबे अरसे के लिए चले, दूसरा और भी ज्यादा इजी टू यूज हो। ठीक है, कि हर बंदा उसको यूज कर सके। आपने ये चीज ध्यान में रख के नहीं बनाना कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चला रहा है, आपने ये चीज ध्यान में रख के बनाना है कि उसको एक आम पर्सन चला रहा है जिसको किसी भी चीज का हाव नाव नहीं है। जैसे आप लोगों का LMS है, वो कितना सिंपल है, उसके अंदर जैसे आप आईडी अपनी डालते हो, पासवर्ड डालते हो और आपका LMS ओपन हो जाता है। ठीक है, सो ये चीज आपने यहाँ पे थोड़ी सी कर लेनी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है अपने माइंड से कुछ क्रिएटिव करना, कुछ अलग करके दिखाना, बाकियों से कुछ नया डिजाइन करना। ठीक है, व्हाट स्किल्स आर नीडेड, पेइंग अटेंशन टू डिटेल। यहाँ पे भी बिल्कुल वही बात आ गई है कि जो चीज, जो रिक्वायरमेंट हमें दी जाए, हमने क्या करना है, उसको ध्यान से रीड करना है कि एक्चुअली वो हमसे चाहता क्या है। ठीक है, ना कि वो हमें कहे कि भाई आप जो है वो मुझे सादा सूट सिलाई कर दें तो मैं उसको जो कढ़ाई वाला सूट सिलाई कर दूं, तो ये काम भी नहीं करना। जो चीज वो हमें कहेगा हमने उसी को ही जो है वो गौर से पढ़ना है। ठीक है, थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। अब रीयूजेबिलिटी बच्चे क्या होता है, रीयूजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि फर्ज करें हमारे पास 2 कस्टमर आए, अब उन दोनों ने सॉफ्टवेयर बनवाना है हमसे, तो हम पहले सॉफ्टवेयर की कोडिंग ही बच्चे इस तरह करेंगे कि हम दूसरे सॉफ्टवेयर की कोडिंग के अंदर कुछ ना कुछ पहली सॉफ्टवेयर की कोडिंग को उठाकर यूज कर सकें। लाइक अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर जो बनाना है कंपनी के लिए और दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने बनाना है एक स्कूल के लिए, तो जो कंपनी का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो मैं कोडिंग करूंगा, मैं उसको इस लिहाज से करूंगा कि मैं इसी कोडिंग को कुछ ना कुछ हिस्सा उठा के स्कूल वाले सॉफ्टवेयर की कोडिंग के अंदर कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर सकूं। ठीक है, सारी कोडिंग तो आप कभी भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ अलबत्ता आप कुछ ना कुछ इसमें से उठा के उसके अंदर यूज कर सकते हो। तो इसी चीज को हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी, एक कोड को अगेन रीयूज कर लेना। थिंक अबाउट यूजर इंटरफेस। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये बेसिकली जैसे मैंने आपको अभी LMS की एग्जांपल दी थी आपके, देखिए जब भी कोई चीज आपने डेवलप करनी है तो मैंने आपको कहा था आपने इस चीज ध्यान से रख के डेवलप करनी है कि उसे एक ऐसा बंदा चला रहा है जिसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे आपका LMS है तो कितना सिंपल सा इसका इंटरफेस है। देखिए यहाँ पे सिंपल LMS का लोगो लगा हुआ है, स्टूडेंट ID है, पासवर्ड है। जैसे आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आपको आपकी ID के रेलेवेंट, आपके स्टूडेंट के रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको शो करवा दी जाती है। तो ये चीज होती है इंटरफेस। अब इसको फ्रेंडली इंटरफेस भी कहा जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि जब ये इजी टू यूज बनाया जाता है। लाइक अगर मेरे पास एक कार है
अब उसके अंदर आपने देखा होगा कार के अंदर हमारे पास एक स्टीयरिंग होता है और एक ब्रेक होती है। आप देखें जब आप ब्रेक दबाते हैं तो आपकी कार जो है वो रुक जाती है। अब अगर इसके बरक्स हो जाए कि कार की वर्किंग जो है, जो ब्रेक हम दबाते हैं तो उसके नीचे की जो वर्किंग होती है हम वो तो नहीं देख रहे होते। जब हम सिंपली कार का ब्रेक दबाते हैं तो कार जो है वो रुक जाती है। लेकिन अगर हमारे सामने इसी कार की जब वर्किंग जो है वो भी निकाल के हमारे सामने रख दी जाए और हमारे सामने ब्रेक भी रख दी जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि यार हम कौन सी चीज़ जो है वो यहाँ से दबाएं कि हमारी कार रुकेगी। ठीक है, सो ये चीज़ कहता है कि जो चीज़ें हमारे काम की होती हैं हमें हमेशा सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के अंदर, वेबसाइट के इंटरफेस के अंदर सिर्फ हमेशा वही चीज़ें दिखाई जाती हैं। लाइक अगर यहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स का डाटा रख दिया जाता और फिर आपको कहा जाता कि आप इसके अंदर ये काम करें तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता। अब यहाँ पे कितनी आसानी होगी कि जस्ट हमें अपनी आईडी इंटर करनी है, अपना पासवर्ड इंटर करना है और हम इजीली अपने अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। तो ये चीज़ होती है कि जो चीज़ें हमारे काम की होती हैं हमें अगर वही चीज़ें दिखाई जाएं और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है वो हमसे छिपा ली जाएं तो ये हमारे पास होता है यूजर इंटरफेस और फ्रेंडली इंटरफेस। उसके बाद कहता है कि अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट द कंप्यूटर्स आर स्टूपिड। अब ये चीज़ का मतलब क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लें। लेकिन याद रखें कंप्यूटर जो है वो सिर्फ वही काम करता है जो आप उसको करने को कहते हैं। लाइक अगर मैं एक टास्क कर रहा हूँ कि 5 + 6 और मुझे +8 करना था और मैंने मिस्टेक से वहाँ पे 5 + 8 प्लस की जगह मैंने वहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया तो इसने उसको माइनस कर देना है, इसने उसको प्लस नहीं करना। उसी रीजन क्या है क्योंकि ये स्टूपिड है। इसको आप जो भी काम कहोगे इसने तो वही करना है, उसने उसका कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि इसके अंदर दिमाग नहीं है। कमेंट द कोड लाइब्रेरली। अब कमेंट द कोड लाइब्रेरली का बच्चे मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं, मतलब जो चीज़ आप कोडिंग कर रहे हैं उसके अंदर आप क्या करें, कमेंट्स ऐड कर लें। लाइक मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया कि मैंने नंबर प्रिंट किए हैं। लाइक मैं यहाँ पे नंबर प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके लिए एक हेडिंग बना लूँगा नंबर्स, ठीक है, और उसकी यहाँ पे मेरा पॉइंटर खराब है तो मैं यहाँ पे सिर्फ n लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं उसकी कोडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फर्ज करें 2 लाइन्स मैंने कर ली नंबर्स की। उसके बाद मैंने यहाँ पे काम करना था करेक्टर का। सो मैं यहाँ पे नीचे से मेरे पास क्या हो रहे हैं, करेक्टर यूज हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे दूंगा करेक्टर की, ठीक है। सो ये जो हेडिंग्स होती हैं इनको हम यहाँ पे कमेंट्स बोलते हैं। लाइक जैसे ये हेडिंग्स है तो हमें पता लग गया कि नीचे हम इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इसी तरह हम कोडिंग के अंदर बेसिकली इस तरह की हेडिंग्स यूज कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हम बेसिकली आगे किस टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, किस चीज़ के बारे में आगे बात करने वाले हैं। क्योंकि आज आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आज आपकी थिंकिंग कुछ है, आज आप किस क्रिएटिविटी में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप आज से 10 साल बाद इसी सॉफ्टवेयर को देखेंगे, इसी सॉफ्टवेयर की कोडिंग को देखेंगे तो पता नहीं आपका ज़हन किस तरह काम कर रहा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर लेते हैं ताकि आज से हमें 10 साल बाद भी अगर हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चेंजेस करना पड़े तो हम इजीली कर लें और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना बने। तो आई होप सो कि आपको सारे लेक्चर की जब अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। तो ये बेसिकली पीरियड लेक्चर्स हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बाकी मैंने आपको हर एक चीज़ जो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। तो बस मैंने आपको हर एक चीज़ जो अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आपने हमारे सेशंस जो ज्वाइन करनी हो, हमारे लेक्चर्स लेनी हो तो आप ले सकते हैं। ये बेसिकली पीरियड लेक्चर्स हैं, इसके अंदर हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे, हर चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे यहाँ पे। और जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली वही चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो जितनी भी बाकी चीज़ें हैं ये तकरीबन जो है फजूल हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ें इतनी करने वाली नहीं है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको वापस डिटेल के ऊपर लाऊं तो देखिए यहाँ तो ना तो यहाँ पे लिखा है कि हमने यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है, ना यहाँ पे लिखा है ये क्यों यूज़ की जाती है। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे सारी कंप्रेस कर दी गई थी। जो मेन बात थी वो तो यहाँ पे की ही नहीं गई कहीं पे। बाकी जो बातें मेन होती हैं वो करने वाली होती हैं, उन्हीं से कंसेप्ट निकलता है। अगर आप छोटे से छोटा नुक्ता भी छोड़ेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो मिक्स हो जाएगा और आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसी वजह से मैंने क्या किया है कि आपको हर चीज़ जो खुद से एक्सप्लेन कर दी है और मुझे किसी थ्योरी को आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट चलता है, थ्योरियाँ नहीं चलती। अब याद रखिएगा CS 201 का जो पेपर होगा उसके अंदर सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होंगे। उसके अंदर थ्योरी का जो क्वेश्चन होगा वो 1-2 ही होगा। और जो थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं वो भी किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन होते हैं। लाइक वो आपसे पूछ लेगा कि 2 नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। आप बता देना भाई हम Cout का यूज़ करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं, ठीक है। या आपने किसी और तरीके से करनी है तो आप कह देना कि यार मैं डाटा टाइप और वेरिएबल यूज़ करके इसका प्रिंट कर सकता हूँ। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं हम बेसिकली उन्हीं को थ्योरी के अंदर कन्वर्ट करके वहाँ पे लिख के आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें ना कि बुक में से थ्योरी आती है तो वो चीज़ गलत है। और बाकी रही बात प्रोग्रामिंग की, तो जो प्रोग्रामिंग बुक के अंदर दी होती है इनमें से कोई भी प्रोग्राम आपका एनुअल पेपर के अंदर नहीं आएगा। आपकी असाइनमेंट, आपके क्विज, आपके GDP आने सारा का सारा कुछ प्रोग्रामिंग में से है, लेकिन आपकी बुक में से कोई प्रोग्राम नहीं आएगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपके अगर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी ये बुक क्लियर होगी, ठीक है। और अगर आपके प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपकी बुक तो ये क्लियर चले फिर भी हो जाएगी, आप कोई ना कोई
अल्लाह आपको कामयाब करे, आपकी बुक तो फिर भी क्लियर हो सकती है कि अगर आप पास पेपर्स को देख लें या कुछ ऑप्शन वगैरह को रट्टा मार लें तो आपकी बुक तो क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्या करना है ऐसी बुक क्लियर करने का जब आपके अंदर ही कुछ नहीं है? अगर आपको कोई चीज़ आती ही नहीं है, अगर आपके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, आपको टॉपिक आता ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यार आप किसी इंटरव्यू के अंदर, किसी प्रेजेंटेशन के अंदर आप इतने काबिल बन जाएंगे कि आपको जॉब मिल जाएगी? बेसिकली जॉब तो इंसान को तभी मिलती है जब अंदर कुछ उसके हो, जब उसके अंदर कोई नॉलेज हो, जब सामने वाला बंदा कहे कि यार हाँ किसी बंदे के अंदर कुछ ना कुछ है। जैसे मैंने आपको ये देखें चीज़ें कितनी डिटेल के साथ समझा दी हैं कि ये देखें मैंने आपको पहले डिफाइन इसी तरह करवा दी कि आपकी सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली कवर होती रही। लेकिन अगर यही चीज़ें मैं आपको बुक से करवा रहा होता तो आपकी ये चीज़ें कहाँ से कवर होती? जैसे अब देखें मैंने आपको इंटरफेस का यहीं पे जब मैं समझाया था यहाँ पे, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की। जब मैं आपको पेइंग टू अटेंशन टू डिटेल यहीं पे अच्छे तरीके से समझाया था, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने की। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप डिटेल से बच्चे को पढ़ाएंगे, चीज़ों को कंप्रेस नहीं करेंगे, डिटेल से अच्छे से पढ़ाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार CS बहुत ज़्यादा मुश्किल है। CS मुश्किल नहीं है, CS ईजी है। लेकिन जो समझाने वाले हमारे पास सामने लेक्चरार्स बैठे हुए हैं वो बेसिकली समझाते किस लेवल के ऊपर है? एडवांस लेवल के ऊपर आके। अब देखें हर बंदा एडवांस लेवल के ऊपर नहीं होता, कुछ बंदे बिगिनर्स होते हैं, कुछ बंदे इंटरमीडिएट के अंदर होते हैं, कुछ बंदे एडवांस के ऊपर जाते हैं। बेसिकली माँ के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता। आपको अगर सीखना है तो आपको बिल्कुल बेसिक से ही जाके सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी जाते बात आपको ये करता चलूँ कि जो C+ है हमने इसी को यहाँ पे यूज क्यों किया है? हमारे पास और भी तो लैंग्वेजेस थी, जावा, पाइथन, C#, तो हमने C+ का ही यूज क्यों किया? देखें बच्चे, पहली बात है कि जब ये बुक लिखी गई थी तब उस हिसाब से ये चीज़ सबसे बेस्ट थी, ठीक है। और सेकंड नंबर पर बात ये कि C+ जो है एक बेसिक लैंग्वेज है। जैसे एक बच्चे को ABC सिखाई जाती है कि वो वर्ड बनाना सीख ले, इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप कदम रखते हो तब हमें क्या कहा जाता है कि आप C++ सीख लो। अगर आपको C+ आ जाएगी तो आपकी कंप्लीट प्रोग्रामिंग बनाना आ जाएगी। आप कोई भी लैंग्वेज के ऊपर स्विच करोगे लाइक जावा, पाइथन, C#, तो वो आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। क्यों आसान हो जाएंगी? क्योंकि आपने बेसिक चीज़ें कवर की होंगी। लेकिन अगर आप बेसिक ही अच्छे तरीके से कवर नहीं करोगे तो इसके आप आगे एक बुक पढ़ोगे CS 304। अब उसके अंदर क्या है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग ही है, ठीक है। अगर आप समझ लें, अब यहाँ से बेसिक सी चीज़ें जो है वो यूट्यूब से लेक्चर लेके आप अपने प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट नहीं क्लियर करते और आप आगे चले जाते हैं, तो देन आगे वाली जो बुक्स हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। फर्ज करें आप वो भी निकाल लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो तो आपको फाइनली क्रिएट करना ही पड़ेगा। उसके अंदर तो आप किसी भी सूरत में नहीं बच सकते। फिर आप क्या करेंगे? 50-60 हज़ार दे के किसी बंदे को एक प्रोजेक्ट बनवाएंगे। प्रोजेक्ट बनवाने के बाद वो बंदे इनको नॉलेज होगा, स्किल्स होंगी, तो वो तो आपको बना के दे देगा। उसको क्या उसमें पैसे लेने आपको प्रोजेक्ट बना के दे देगा। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट जब सबमिट करवा देंगे आपको यूनी डिग्री दे देगी। लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे यूनी से तब आपको कोई बंदा जब अगर जॉब देने लगेगा तो वो तो आपसे कहेगा कि यार आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो फिर आप उसको जाहिर कहोगे कि सर मुझे तो प्रोग्रामिंग आती ही नहीं है। अब मैंने ऐसे बंदे देखे उन्होंने कहा सर हमने MGS किया हुआ है लेकिन हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती, हमने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है लेकिन हमें वेब नहीं आती, हमें प्रोग्रामिंग नहीं आती। और मैंने ऐसे बंदे भी देखे हैं जो कहते हैं सर जी ये मेल बेसिकली क्या होता है हमें ये भी नहीं पता। और ये जो आप लोग बेसिकली एक चीज़ सोचते हो कि सर फलां यूनिवर्सिटी का टाइटल अगर हमारी जॉब जो है ना वो लग जाएगा डिग्री के साथ तो हमें इजीली जॉब मिल जाएगी। सर ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनके अंदर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वहाँ पे वो आते हैं कंपनीज वाले और वो जॉब दे देते हैं। देखें वो जॉब बेसिकली एक टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद जो बच्चा उनके टेस्ट में पास होता है वो बेसिकली उनको जॉब्स देते हैं, ठीक है। वो आपको जॉब क्यों देंगे अगर आपके अंदर ही कुछ नहीं है? अगर आप वीडियो से पढ़ के जा रहे हैं, आपके अंदर कुछ है, मतलब आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। और अगर आपके अंदर कुछ नहीं है तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बच्चे होके आ जाएं, आपको जॉब नहीं मिलने वाली। ये तो बात मेरी अपने जहन में बिठा लो आज, ठीक है, कि कल करे सो आज। अगर आपके पास आज टाइम है, आपके पास आज टाइम है कि आपके पास क्योंकि 4 साल की डिग्री है आपकी, आप 1 साल के अंदर भी फर्ज कर लेंगे, आप थोड़ा बहुत भी सीखते हैं तो 1 साल आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपको यूनी इंटर्नशिप देती है तो आप सॉफ्टवेयर जाएं, ज्वाइन करें, वहां से थोड़ी बहुत चीजें सीख लें तो ये भी आपके लिए हो जाएगा। लेकिन अब कुछ ने सोचा ये होता है कि यार हम 4 साल की डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद हम जॉब करेंगे। यार देखो एक बंदा है उसने स्टार्टिंग डे से प्रोग्रामिंग की है और उसके बाद उसने जब 4 साल मजीद जब उसने प्रोग्रामिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर ली होगी तो उस बंदे की प्रोग्रामिंग की ग्रिप ज्यादा होगी कि आप वो बंदे जिसने डिग्री के बाद जैसे प्रोग्रामिंग को टच दिया होगा और वो इंटरव्यू देने चला गया है उसकी ग्रिप ज्यादा होगी। जाहिर है एक ऐसे बंदे की ग्रिप ज्यादा होगी ना जिसने 3 से 4 साल प्रैक्टिस की होगी। सो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा डिग्री के बाद तो हर बंदा ही कहता है कि यार हाँ भाई आपने MSc कर लिया, आपको जॉब नहीं मिली अभी तक, हर बंदा कहेगा। और फिर आप क्या करोगे? कल पछतावे से बेहतर है कि आज अपनी चीजों को डेवलप करो, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो, ठीक है।
कुछ सीखो। ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये बेसिकली एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती हैं। जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाता है, वहाँ पे चीज़ें उसको ये फेस करनी पड़ती हैं, तब उसको इन चीज़ों की समझ आती है। जब हम लोग गए थे यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर मैं गया, वहाँ पे वो क्या करते हैं, नोट्स दे देते हैं कि यार ये नोट्स हैं, ये पढ़ लो, आप पास हो जाओगे, या आप इतने पैसे जो है वो इनको खिलाओ तो आप पास हो जाओगे। बट क्या हुआ कि मैंने वीयू के अंदर दाखिला लिया। अब उसकी रीज़न मेरे पास मेन क्या थी कि मैं कहता यार, एक तो मैं थोड़ा ना था कि मैं बाहर जाने का शौकीन नहीं था यार, डेली यूनिवर्सिटी नहीं जाया जाता मुझे, ठीक है, सीधी सी बात थी। और उसके बाद ये था कि मैंने कहा यार इतनी दूर घर से जाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, हमारे घर से थोड़ी सी दूर यूनिवर्सिटी, लेकिन वीयू आपको पता है क्योंकि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है तो कौन सा जाना होता था, तो मैंने वीयू के अंदर दाखिला ले लिया। अब जब मैंने वीयू के अंदर दाखिला ले लिया, मोस्टली चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे तब नहीं पता थी। जब मैं वीयू के अंदर आया, जब मैंने इनके सिलेबस को देखा तो बड़ी मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि इनका जो सिलेबस है थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है। अब इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें ज़्यादा टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत टॉपिक ज़्यादा आ जाते हैं, जिनकी वजह से जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि यार ये चीज़ें जो फलां यूनिवर्सिटी के अंदर चौथे सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई जा रही है, ये वीयू जो है पहले सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई जा रहा है इनको। तो अगर आपको कोई बंदा अच्छे से पढ़ाने वाला हो और सिलेबस वीयू का हो, तो मैं कहता हूँ कि वीयू इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि आपको पढ़ाने वाला अगर अच्छा मिल जाए, आपको कोई बंदा हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला मिल जाए। अलबत्ता अगर मैं भी इनकी तरह करना शुरू कर दूँ कि बाकी यूट्यूबर जो चीज़ कर रहे हैं, मैं बेसिकली आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग पेड सेशन देते हैं, क्योंकि मेरा ये इरादा ही नहीं है कि आपको चीज़ें घुमा फिरा के एक्सप्लेन करने का। ज़ाहिर है एक बंदा आपको टाइम दे रहा है तो उसने आपसे पैसे तो लेने ही है, कोई भी बंदा आपको फ्री में टाइम तो देगा नहीं, कोई भी बंदा फ्री में जब डेली 1 घंटा तो बोलेगा नहीं। अब देखें यहाँ पे कितने मिनट हो गए हैं, आई थिंक सो मुझे 30 मिनट्स या 30 से प्लस मिनट हो गए बोलते हुए, ठीक है, एक लेक्चर देते हुए। अब ये मैंने लेक्चर दिया, इसी तरह बिल्कुल आपके गूगल मीट के ऊपर लेक्चर हो रहे होंगे, मैं आपको स्क्रीन पर सेंड करके लेक्चर दे रहा हूँ। 30 मिनट आप मेरा लेक्चर सुनेंगे, उसके साथ साथ भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, आफ्टर लेक्चर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये देखो कितनी अच्छी चीज़ होगी कि आपको प्रैक्टिकल तौर पे एक तो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, दूसरा जब हम आगे वाले लेक्चर्स के ऊपर आएंगे, जब हमारे पास प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, तो मैं आपको वो की प्रोग्रामिंग नहीं करवाऊंगा, मैं बेसिकली आपको कंसेप्चुअल प्रोग्रामिंग करवाऊंगा, खुद से प्रोग्रामिंग के आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक लेक्चर रह गया है बेसिकली जो थ्योरी रेलेवेंट है, बट इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा 3rd लेक्चर है, इसके अंदर बेसिकली मैं आपको सारा ए टू जेड सिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखो इसने अभी भी लिखा हुआ है फर्स्ट सी प्रोग्राम, हालांकि यहाँ पे जो सारी बुक के अंदर यूज हो रही है C++ है, और यहाँ पे इसमें सी लिखा हुआ है। ये जो सी है बेसिकली C++ से पहले आया था, बट हम यहाँ पे डील करने वाले हैं C++, तो यहाँ पे सी को डील नहीं कर रहे हैं, हम C++ को डील करने वाले हैं पूरी बुक के अंदर, लेकिन उन्होंने यहाँ पे सी लिखा हुआ है। माशाल्लाह चीज़ें सारी C++ के यूज़ कर रहा है, और यहाँ पे इसने लिखा सी हुआ है, बट यहाँ पे C++ यूज़ हो रहा है। मैंने जितना अभी तक इसको पढ़ा है और यहाँ पढ़ाया है, तो मैंने यहाँ पे यही कहूँगा कि ये C++ है, ठीक है, ये सी नहीं है। जब आप पेपर के अंदर जाओगे तब भी आपको वहाँ पे C++ ही देखने को मिलेगा। और इनकी यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आपको कहा था 2012 के अंदर बुक लिखी गई थी, आई थिंक सो ये, और यहाँ पे एक चीज़ लिखी है IOSIM.h। अगर आप यही कोड बिल्कुल एज इट इज बच्चे उठा के अपने डेव के अंदर पेश करोगे, डेव एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है C++ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होगे, सो जब आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये चीज़ राइट करोगे तो ये एरर दे देगा, ठीक है। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि ये जब ये बुक लिखी गई थी तब ये हेडर फाइल जो थी IOSIM.h थी। अब ये जो हेडर फाइल है इसके अंदर ये जो .h है इसको इरेज कर दिया गया है, मतलब रिमूव कर दिया गया। अब सिर्फ ये IOSIM ही रह गई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये चीज़ तो है ही नहीं, तो अब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एरर आ जाएगा। सो ये चीज़ें बेसिकली आपको, ये छोटी सी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल वो बंदा बता सकता है जिसने ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर खुद जाके की हो। जिस बंदे ने खुद ही ना की हो वो आपको क्या समझाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं, किस तरह इंप्लीमेंट की जाती है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकली जॉब भी कर रहे हैं, सो हम ये चीज़ें डेली रूटीन के ऊपर करते हैं, सो हमें तो पता है ये चीज़ें क्या कैसे यूज़ होनी है, किस तरह यूज़ होनी है। सो इंशाल्लाह जब हम 3rd लेक्चर के ऊपर आएंगे तब मैं आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली हर एक चीज़ समझाऊंगा। जैसे अभी के लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें कंप्रेस की गई हैं, इसी तरह पूरी बुक के अंदर इसने बहुत सी चीज़ें कंप्रेस की हैं। और जो इसकी थ्योरी है ना बुक की, ये तो आप टोटली ना पढ़ें, आप बेशक मुझसे ना पढ़ें, किसी से भी पढ़ रहे हो, ये बुक की थ्योरी में ना जाइएगा, प्रैक्टिकली चीज़ें समझें, उनको कवर अप करें, तो इंशाल्लाह आप ये बुक कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है मोस्टली लोगों की सप्ली लगी होती है, उसकी रीज़न क्या होती है, लोग यूट्यूब से लेक्चर ले लेते हैं, उनको समझ आ नहीं रही होती, लेकिन वो कहते हैं कि यार कोई नहीं, पास पेपर कर लेंगे, पास हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि यार इसका लंबे टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें नुकसान है। इंसान डिग्री करता है कि यार उसको जॉब मिल जाए। अब जाहिर है एक बंदा है वो BScs कर रहा है, BSSC कर रहा है, या कोई भी ऐसी डिग्री कर रहा है जिसके अंदर कंप्यूटर जो है इन्वॉल्व है, तो जाहिर है आप जहाँ भी अपनी डिग्री लेके जाएंगे उसमें तो आपसे यही कहना है कि यार कंप्यूटर के अंदर ये 2 चीज़ें मेन है, प्रोग्रामिंग और वेब। अगर आपको यही नहीं आती तो फिर आपको कोई जॉब क्यों देगा? अब ये तो वही हिसाब हो गया कि आपने एक ड्राइवर रखना है अपने घर के लिए, अपने आपके पास की कार, आप कहते हैं कि यार एक ड्राइवर रख लेता हूँ, कार जो है ना मुझे चलानी है, सो मुझसे चलाई नहीं जाती तो मैं किसी ड्राइवर को रख लेता हूँ, हायर कर लेता हूँ ताकि वो जो है ना ड्राइवरी करे हमारे घर पे। तो अब जब ड्राइवरी किसी बंदे को भी अब हायर करोगे अपने लिए,
एज अ ड्राइवर, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यार किसकी ड्राइवरी अच्छी है, कौन अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहा है, कौन मेरे साथ अच्छे तरीके से बात कर रहा है। अब ये तो नहीं देखोगे कि यार वो फलां रईस का बच्चा है या फलां सफारशी का बच्चा है लेकिन उसको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती, उसको जॉब दे दोगे? आपको कभी भी नहीं दोगे। उसकी रीजन क्या होती है कि हमें तो यार अपने काम से मतलब है, हमें तो उसके नाम से तो मतलब नहीं है कि वो किस जो है ना वो किसका बेटा है या किस जो है ना जगह से आया। हमें तो बेसिकली ये चीज से मतलब होता है कि वो हमारा काम कर देगा, हमारे लिए अच्छी गाड़ी ड्राइव कर लेगा, हमारे जब बच्चे सिक्योर होंगे जब वो ड्राइव कर रहा होगा। तो ये चीज होती है, हमें बेसिकली देखना होता है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर काम स्किल्स क्या है। अब देखिए आपने देखा होगा डेली रूटीन के ऊपर लोग काम सीखते हैं। अब उनके पास बेशक कोई भी नॉलेज ना हो, कोई भी उनको तलीमी नॉलेज ना हो, लेकिन क्या होता है उनके पास एक हुनर होता है। बिल्कुल इसी तरह आपकी जो यूनी होती है वो कहा जाता है कि वो आपके अंदर की स्किल्स निकालती है, आपके अंदर का जो हुनर है वो बाहर निकालती है, आपकी जितनी भी एबिलिटीज होती है उनको बाहर निकालती है। लेकिन बच्चे जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं उस तरह आपकी एबिलिटी निकल नहीं रही। आपकी जो एबिलिटीज हैं वो अभी भी वही बच्चों वाली हैं कि आप लोगों को अभी भी वही समझ आ रहा है कि बस रट्टा लगाओ, 3.5 लो और दैट्स इट। ये 3.5 वाला, ये 3.8 वाला सीन छोड़ दो, बस करो। आपके मार्क्स किसी काम के नहीं है अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है। मार्क्स आपके उस वक्त काम के जब आपके अंदर भी कुछ हो। जब आपके अंदर कुछ नहीं है तो आपके मार्क्स एकदम फजूल हैं। कोई इनको नहीं पूछेगा कि आपके 3.8 है, कोई नहीं कहेगा कि आपके फलां है तो आपको जॉब मिल जाएगी। लोग कहेंगे आपके अंदर क्या है। तो बाकी आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयरिंग लाजमी करेगा। तो बाकी पेड सेशन था मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नंबर आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आप लोग इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अफोर्डेबल सी फी होती है हमारी पूरे मंथ की, तो आप लोग ज्वाइन करें इंशाल्लाह। अगर आप अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करवाएंगे तो हम उसकी वजह से आपके साथ और भी डिस्काउंट करेंगे। तो हमारा ज़ी अकेडमी बनाने का बच्चे मकसद ये है कि हम प्रैक्टिकल जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर्स दिए जाते हैं बिल्कुल वही सारे लेक्चर्स आपको वीयू के अंदर प्रोवाइड किए जाएँ। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।